नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया, चुनावी शंखनाद कर दिया, जिसकी बहुत ही बेसब्री से इंतजार लोग कर रहे थे। फाइनली चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब के लिए किन किन तारीखों को चुनाव होना है, नतीजा कब आना है, पूरी तरह से उन्होंने डिटेल्स में बता दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अब क्या महीने भर में, मतलब कि 10 मार्च को नतीजा आएगा, तो 10 मार्च को लगभग सभी जगह, जो 5 राज्यों के बारे में जो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है, लगभग सभी जगह कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और इसे देखते हुए चुनाव कराया जाना है। तो किस तरह के गाइडलाइंस होंगे, किस गाइडलाइंस के तहत चुनाव कराया जाना जरूरी है, बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। साथ ही साथ 10 मार्च को हर जगह सरकार बदल जानी है, तो उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के अपने अपने दावे कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी कह रही है जीतेंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ कह रही है कि 10 तारीख को जो नतीजा आएगा बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा होगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। सिर्फ बीजेपी पूरी तरह से जीत का पताका लहराते हुए नजर आई। क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उस दावे को भी सच मान लिया जाए, या फिर एक महीने का वक्त है, इंतजार करते हैं सब कुछ, सारी जो लड़ाई है, महासंग्राम है, उसके नतीजे सामने आ ही जाएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले हम दिखाते हैं आपको कुछ प्रतिक्रिया। जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। 14 फरवरी को उत्तराखंड परिवर्तन के पक्ष में मतदान करेगा। माननीय चुनाव आयोग ने आज उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस उत्सुकता से इन तिथियों की प्रतीक्षा कर रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं, उनमें जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मतदाता में भी चुनाव के लिए बहुत जोश है। और इस तरीके का जोश तब देखा जाता है जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ वातावरण होता है और लोग परिवर्तन की मानसिकता में होते हैं। तो परिवर्तन की मानसिकता हरीश रावत की तरफ से बाकायदा कहा जा रहा है। हरीश रावत कह भी रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कई तरह की बात जो सामने आ रही कि कांग्रेस खास तौर पर उत्तराखंड में
उत्तर प्रदेश की ना भी बात करें, जहां पर कांग्रेस मजबूत है उत्तराखंड में, वहां पर उसकी तैयारी ही अधूरी रह गई। वो अपनी तैयारी पूरी ही नहीं कर पाई। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी पार्टियां जीतने के अपने अपने दावे कर रही है। किनके दावे में? चूंकि कोरोना भी है, तो कोरोना में चूंकि चुनाव होना है, तमाम तरह के नियम कायदे कानून होंगे, उसमें चुनाव प्रचार भी करना है, जनता से खुद को कनेक्टेड भी करना है पार्टियों को, तो आसान नहीं होगा। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि होना क्या है। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी के शरद त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राशिदा रिजवान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राशिदा रिजवान जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राशिदा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इसके बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शिशुपाल रावत जी इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड के हैं। शिशुपाल रावत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले, और भी कई मेहमान जुड़ेंगे थोड़ा सा और इंतजार के बाद, संजीव कौशिक जी के पास मैं आता हूं। संजीव जी, तारीखों का ऐलान हो गया, अब कब, कहां पर, किस वक्त में चुनाव होना है, सब कुछ पता चल गया। कुछ तारीख ऐसे हैं जो ठीक वैलेंटाइन डे के दिन पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कई लोगों के लिए वैलेंटाइन 14 फरवरी जो है सियासी तौर पे बड़ा बेहतर हो सकता है, और कई लोगों के लिए जो है ये वैलेंटाइन के लिए बड़ा, वैलेंटाइन डे के दिन निराशा हाथ लग सकती है। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात मुझे बताएं, चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान किया गया, इसके बाद क्या सभी पार्टियां, ध्यान से मैं कहना चाह रहा हूं सर, क्या सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खास तौर पर बात करें तो कौशिक साहब। देखिए गौरीशंकर, पार्टी आपके इस सवाल का जवाब ये नहीं देगी कि मेरी तैयारी अधूरी है। सारे पार्टियों के नेता आपसे यही कहेंगे कि मेरी तैयारी जबरदस्त है, चौबंद है, और हम इंतजार कर रहे थे कि कब इलेक्शन कमीशन डेट घोषित करे और उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करें आपकी तैयारी। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन को जब हम सुन रहे थे तो इलेक्शन कमीशन कमोबेश, इससे पहले चूंकि हमने बिहार में भी इलेक्शन देखा और बंगाल में भी इलेक्शन देखा, कमोबेश वही सारी बातें थी, कोई नई बातें नहीं थी। नई बातें यदि कुछ थी तो ये थी कि 15 तारीख तक तमाम उन रैलियों पर पाबंदी होगी, चाहे सड़कों के माध्यम से हो, दुकानदार तक हो, इन सब चीजों पे पाबंदी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि यदि आप पाबंदी रखते हैं, क्योंकि हमने पिछले वर्ष इसी इलेक्शन की वजह से कितने जान माल का नुकसान हमने झेला है, पूरे हिंदुस्तान में बड़े नजदीक से देखा, और बहुत व्यथित पहले से ही है इस मामले को लेकर के। राजनीतिक पार्टियों का क्या है, वो चुनाव लड़ने आती है, धन भी है उनके पास, साधन भी है, संसाधन भी है, और वो चुनाव लड़ेंगे। लोग भी उसमें आते हैं और लोग भी जाते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने पार्टी के लोगों को वोट देने के लोग से नहीं समझ पाते और वो चले जाते हैं, उनके भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या चुनाव आयोग पिछली बार के जैसे ही दंत विहीन रहेगी, जिसको टूथलेस टाइगर कहा जाता है, या फिर इस बार कुछ कड़ाई के साथ जो लोग इसकी अवहेलना करेंगे उस पर कार्रवाई भी करेगी? हमने पिछले बार देखा है, जो अनुभव रहा है, चुनाव आयोग को कई बार केवल सख्ती नहीं बरतने की वजह से कोर्ट से फटकार लगानी पड़ी है, सुननी पड़ी है, उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है। तो क्या चुनाव आयोग अपने खोए हुए उस बाल या प्रतिष्ठा को वापस लाएगी? इसमें कड़ाई के साथ जो बातें वो कह रहे हैं वो सारी चीजें तयशुदा समय पे लागू की जाएंगी, या इस बार भी वही ढुलमुल रवैया रहेगा? चलिए ठीक है, मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोरोना है, एक बड़ी चुनौती है, इसी में चुनाव भी कराना है। चुनाव आयोग खुद को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, जो प्रॉपर कोरोना गाइडलाइंस हैं, कोविड के गाइडलाइंस हैं, उसके तहत चुनाव कराया जाना है सभी प्रदेशों में, 5 राज्यों में। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों के पास एक बड़ा सवाल है कि हम जीतेंगे अब कैसे? कोरोना है तो चुनाव रैलियां नहीं कर सकते, जनसभाएं नहीं कर सकते, पदयात्रा नहीं निकाल सकते, रोड शो नहीं कर सकते, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या कम है, तो फिर क्या रणनीति होगी? ये बड़ा सवाल है, जो मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा कि आखिरकार अब पार्टियों की रणनीति कैसे बदलेगी चुनावी मैदान में। मैं शरद जी के पास आ रहा हूं। शरद जी, अब माना जाता रहा है, सभी लोगों को पता है, मुझे लगता है कि भारत, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नहीं जो थोड़ा बहुत खबर से पूरी तरह से है ना वो कनेक्टेड हो, उसको पता है कि सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है हिंदुस्तान में जिसके पास सबसे बड़ा आईटी सेल है, तो वो है बीजेपी। बीजेपी के लिए तो वरदान साबित हो गया, 1 महीने में सब कुछ निपटा देना है। कई लोगों की तो तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी
और आप लोग पूरी तरह से तैयारी खत्म करके 1 महीने के बाद चुनाव में चले जाएंगे। गौरीशंकर जी, आपके माध्यम से हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस जो चुनाव उत्सव है सब लोग इसमें भागीदार बने। और हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑफलाइन चुनाव, ऑनलाइन चुनाव है, चुनाव प्रत्यक्ष होगा या चुनाव इंटरनेट के थ्रू होगा। हम लोग निरंतर तैयार रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं। हम पार्टी के नाम पे और कार्यकर्ताओं के काम पे हम वोट लेने जाते हैं। डराने या भड़काने या धमकाने का हमारा कोई नाता नहीं है इससे। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं। और जो हम लोगों ने पिछले 4 साल में काम किया है, वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो 4 साल नहीं 2 साल में काम किया है, क्योंकि 2 साल तो आपके वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने 2 साल में वो काम किया है जो लोगों ने 70 साल में नहीं किया है। एक छोटा सा मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल्ली की आबादी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए हैं, और उत्तरांचल या हिमाचल की आबादी से ज़्यादा हमने उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और जिस तरह का विकास कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये अभूतपूर्व है। और इसी पे हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। तो वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन अब तरीका क्या होगा, कैसे अब वोट मांगेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत ही क्लियर जो है नियम कायदे कानून बनाए हैं। राजनीतिक रैलियां जो है उस पर रोक लगाई गई। उससे पहले कई सारी रैलियां बीजेपी की तरफ से हो चुकी है, चाहे पीएम मोदी की तरफ से हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो, अमित शाह भी कई बार आए, नड्डा साहब भी कई बार आए। तो अब रैलियों के लिए तो कोई जगह नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब जो है डोर टू डोर एक विंडो बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या इसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाएगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा उठाएगी? जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा आईटी सेल आपके पास है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऐसी पार्टी जिसके पास इतना बड़ा आईटी सेल है, क्या इसका भरपूर फायदा होगा? क्या जनता कनेक्टेड होगी? क्या ऐसा काम आप लोगों ने किया उत्तर प्रदेश में पहले से? हमारी पार्टी 10 करोड़ लोगों की है। 10 करोड़ भारतीय नागरिक जो हमारी पार्टी का हिस्सा है। तो हमें, और मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष रूप से, जैसे चुनाव आयोग हमको चुनाव लड़ने को कहेगा हम उस तरह काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता तो पहले भी घर घर जा रहे थे। हम लोग हमेशा तैयार रहते। चुनाव तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को भाग लेना होता है, लेकिन हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद शरद जी। लेकिन जैसा कि लगातार जब 3:30 बजा, हर लोगों को लग रहा था कि 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से पता नहीं किस तरह से तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन पहले से पता था कि जो लोग सोच रहे थे उसी हिसाब से तारीखों का ऐलान किया गया। हालांकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि फरवरी में इतनी जल्दी से शुरू हो जाएगा और 10 मार्च तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए, एक मेहमान इस वक्त और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर सिंह कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के सरकार के दरमियान में मंत्री हुआ करते थे सुधाकर जी। दिखाइए सुधाकर जी को जरा, तब तो सवाल करें इनसे। तो सुधाकर सिंह कश्यप जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुधाकर जी, एक बात बताएं सर, बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलिए चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान करना था हो गया। अब मुझे थोड़ा सा इस पूरे मामले में बताएं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रैलियां तो खूब की जा रही थी, रोड शो भी हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम जो अखिलेश यादव की तरफ से किया जाना था वो रुक गया। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग की तारीख का जो ऐलान है उस वजह से भी अब बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या अधूरे काम को पूरा करने की जो एक अलग तरह की रणनीति होनी चाहिए समाजवादी पार्टी के पास, उस पर अब चल पाएंगे, या कुछ अलग से अब सोच रहा है कि अलग विकल्प तलाश रही है समाजवादी पार्टी? जीतने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कैसे अब जीतेंगे आप? देखिए, जितना और हार तो जनता के हाथ है, हार और जीत जनता के हाथ है। और मैं समझता हूं कि जो जनता आज देख रही है, और जहां तक अगर बात की जाए भारत निर्वाचन आयोग की, तो मैं समझता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उस पर अगर सत्ता पक्ष के लोग अमल कर ले तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात रहेगी। इससे स्पष्ट होगा कि हाँ, वास्तविक लोकतंत्र के ये लोग रखवाले हैं। लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है, अगर पूर्व चुनावों को देखा जाए, जैसे जिला पंचायत चुनाव हुआ था, उस जिला पंचायत चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की। आप लगाइए कि जिस तरीके से
जो जिला पंचायत सदस्य अपना आवेदन तक नहीं कर पाए और सरकारी नौकर अधिकारियों को राजनीति करने पे मजबूर किया गया, उस तरीके से क्या उम्मीद की जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जहां तक विकास की बात कर रही है, मैं समझता हूं कि अपने कहने से भर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पे ये बताए कि हमने धरातल पे इतने सारे कार्य किए। चाहे अगर कोविड-19 की बात ली जाए जो आज फिर आ रहा है आपके और हमारे बीच में, जिसका हवाला देते हुए इन लोगों ने ये बात रखी है, तो मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जिस समय पहली मर्तबा कोरोना की लहर आई थी, उस समय लोग अनभिज्ञ थे, मैंने मान लिया, लेकिन उसके बावजूद देश के साहूकारों ने चंदा दिया। नहीं, देश के गरीबों ने चंदा दिया। कश्यप साहब, मुझे ठीक है, मैं आऊंगा अभी। एकदम से आप शुरुआत में ही आरोप लगाना शुरू कर दिए। नहीं, आरोप नहीं है, वास्तविकता है, आपने भी देखा होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, तारीखों का ऐलान हुआ, 7 चरणों में चुनाव है, कई काम आपके अधूरे हैं, कई काम पूरे करने हैं। समाजवादी पार्टी अब यहां से कहां देख रही है खुद को, कहां देख रही है? जो रैलियां आप लोग किए, खूब भीड़ जुट रही थी, आप लोग कह भी रहे थे कि देख लो भीड़, इसी भीड़ के बल पर जीतूंगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। देश का क्या उसमें कॉन्फिडेंस है बना हुआ? देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब, देश का बेरोजगार, हर व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। और इससे स्पष्ट हो गया है कि जो लोग सुबह के 4 बजे तक इस कड़ाके की ठंडी में माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राज आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है जा रहा है। चलिए ठीक है, स्पष्ट है। चलिए मैं और भी कई सवाल पूछूंगा आपसे कश्यप जी। अब कई तुलनाएं हो रही है, फर्क साफ है तो बहुत फर्क है, खूब है ना, पोस्टरबाजी चल रही है, अखबारबाजी चल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए या फिर उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए, सब पार्टियां उसमें जो है आपाधापी में लगी है। लेकिन राशिदा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, राशिदा रिजवान जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। राशिदा जी, मैं देख रहा था बड़ा ऊब रही थी आप, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब प्रोग्राम खत्म हो जाए। कांग्रेस पार्टी का कुछ यही हाल है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी सोचती है बस जल्दी से चुनाव खत्म हो जाए, तमाम नियम कायदे कानून जो भी चुनाव आयोग की तरफ से लागू किए गए तुरंत से एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं। बस ऐसा लग रहा है खत्म हो जाए चुनाव और जो होना है हो जाए। देखिए, ये आपको लग रहा है ना, आप तो कुछ भी सोचेंगे, आप तो सोचेंगे कि मोदी जी कुछ और कर रहे हैं, कुछ और हो रहा है, कि आपकी सोच को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। भाई, हमारी सोच ये है कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और जनता की सेवा करने का हमें एक बार मौका मिलेगा और हम तन मन धन से सेवा करेंगे। आपने ये कैसे कहते कि हम चुनाव आयोग की तारीख का इंतजार कर रहे थे, हम उब रहे थे? ये आपका अपना व्यू है भाई, अपना अपना व्यू है, आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहिए, इस पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि संविधान के 19A में हमें बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है और हम कहते हैं। लेकिन आज के इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, 33 साल से बोली रही है राशिदा जी, इस अधिकार का सही इस्तेमाल आप कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जी मोदी जी के पूर्व कारनामे के बारे में कहता है तो देशद्रोही होता है, ये अधिकार भी छीन लिया गया है। भाई, आपकी अपनी सोच है, आप जो भी सोचे हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा जनता की सेवा करने के लिए तत्पर थी, है और रहेगी। और हमने ही देश की आजादी लड़के देश की जनता को आजाद कराया था। किस चीज की आप बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, बताइए मुझे आप। हम उब रहे हैं, आपने कहा देखा हम उब रहे हैं। अब आप तो नाराज हो गई राशिदा जी, नाराज नहीं, बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, ना राशिदा उब रही हैं, ना राशिदा उब रही हैं, ना प्रियंका गांधी उब रही हैं। सुनिए राशिदा जी, ना आप उब रही हैं, ना प्रियंका गांधी उब रही हैं जी। देश विरोधी जो है, जो देश विरोधी हमारी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, मतलब रोजगार विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, आप उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। हमें तो दुख होता है कि आज हमारी मीडिया इतनी अच्छी है कि जो हर चीज को कहां से आपको लगा कि मैं सरकार के सपोर्ट में बात कर रहा हूं? मैं तो हर लोगों से यही सवाल कर रहा हूं। मुझे लगा कि राशिदा जी को डिबेट में मजा नहीं आ रहा है। अरे, हमें तो खुशी है कि भाई हमको देश की जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मौका तो इतने दिए गए राशिदा जी, 33 साल से मौका पर मौका, तारीख पर तारीख, मौका पर मौका, इतने चुनाव आए, इतने चुनाव चले गए, एक बार भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी जो है 7-8 सीटों में लिपट के रह जाती हैं, लेकिन आप लोग बोलते बड़ा अच्छा हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब रायबरेली वाली लैंग्वेज तो नहीं लगती मुझे
ये पूरा जो है दिल्ली वाली लैंग्वेज लगती है कांग्रेस प्रवक्ताओं की उत्तर प्रदेश में। मजबूरी क्या मजबूरी है राशिदा जी? क्या 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 पूछना चाहते हैं, फिर से पूछिए, हम समझ सुन नहीं मतलब पाए। उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का डीएनए होना चाहिए, उस डीएनए से हट करके दिल्ली वाला डीएनए के हिसाब से आप लोग बातचीत करते हो उत्तर प्रदेश में, इसीलिए अच्छा, 33 साल हो गए उत्तर इंतजार प्रदेश पर का DNA इंतजार क्या किए जा है? रहे हैं आप लोग। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए उत्तर प्रदेश का डीएनए क्या है? तो आप बताओगे ना, ये तो सब लोग तो भाई, यही कह रहे हैं, मैं क्यों मुझे तो बताऊंगा? नहीं पता, मैं उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ, उत्तर प्रदेश की आता हूं, मैं राजनीति थोड़ी कर देर के रही बाद हूँ, आऊंगा मैं आपके खुद- पास, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मुझे जानना है राशिदा जी से कि 7-8 सीट के बाद 70-75 और कई प्रवक्ता तो आपके 400 सीट का दावा कर रहे हैं, कैसे बढ़ाओगे? सुनिए सवाल, ये 7-8 सीट के बाद 400 सीटों का जो दावा जीतने का कर रहे हैं, कैसे बढ़ाओगे? इसकी रणनीति आप लोगों को बतानी चाहिए, जनता सुन रही है आपको। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शिशुपाल रावत जी इस वक्त है हमारे साथ। शिशुपाल रावत जी, इंतजार खत्म हो गया, 4-5 महीने से खूब मेहनत आप लोग कर रहे थे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में संजय सिंह खूब मेहनत कर रहे हैं, तीसरे विकल्प के दावे आप लोग कर रहे हैं, तीसरा विकल्प देंगे, उत्तराखंड में कुछ देने की कोशिश में लगे हुए हैं, खूब भीड़ आप जुटा रहे हैं। अब तारीखों का ऐलान हो गया, कांग्रेस कह रही है मैं जीतूंगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बीजेपी कह रही है कि हमारा उत्तराखंड है, हमारा उत्तर प्रदेश है, कोई और जीत करके दिखा दे। अब शिशुपाल रावत तो फंस गए, अब उत्तराखंड में भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश तो साफ है ही। अब 1 महीना का वक्त है, क्या करेंगे? क्या नजरिया है, क्या विजन है आम आदमी पार्टी का? दोनों प्रदेश को मिलाकर बात कीजिए शिशुपाल रावत जी। देखिए, उत्तराखंड में तो हम लोग जो है अपनी सरकार बना रहे हैं। ठीक है, इस बार मान गए सर, उत्तराखंड में तराई से आप लोग जो लेकर- कहते हैं मान लेते हैं, बस मान गए कि जी, चलिए जी। सरकार बन जाएगी आपकी। सर आगे बोलिए। जी 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 देखिए, उत्तराखंड में हम लोग सरकार बना रहे हैं, पहाड़ से लेकर तराई तक पूरे लोगों में इस बार बदलाव का मन है, और बदलाव है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हाँ, उत्तराखंड में पहले हमें जो है कि नवंबर दिसंबर में जो है 1 से 3, 4 से 7 दिखाया गया था, अब 10 से 12 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की दिखाई जा रही है। ये आपका सर्वे करा, किसी ना किसी टीवी का सर्वे करा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी तक हमने 24 प्रत्याशियों की कल ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है, हाँ, और हमने अभी तक 56 जो प्रभारी हैं उनकी घोषणा की थी, जिसमें 24 हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया, और जल्दी हम जो है प्रत्याशी घोषित कर देंगे। यानी आज भी हम उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस से, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो, चाहे जो है कि प्रत्याशियों की बात हो, आज हम लोग नंबर 1 पे, हमने आज लाखों लाख कार्यकर्ता पहाड़ के कंदराओं से लेकर तराई के हर भूभाग में तैयार कर लिए हैं। और माननीय केजरीवाल जी की जो दिल्ली की नीतियां हैं, उन नीतियों के अनुसार जो है उत्तराखंड में भी जो 21 साल बदहाल है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक रही देखिए उत्तर प्रदेश की बात, लेकिन शिशुपाल रावत जी, दिक्कत ये है कि आप लोग दिल्ली मॉडल की बात करते हो, केजरीवाल मॉडल की बात करते हो, आप लोग खूब अच्छे से इस बात को करते हो, पूरा तर्क भी रखते हो कि देखिए दिल्ली में किस तरह से हिट हुआ, और जैसे ही आप उत्तराखंड में बात कहते हो ना, तो उत्तराखंड में तमाम जो पार्टियां हैं आपका विरोध करने लगती है। विरोध इसलिए करती है, उनके भी तर्क कई जगह पर सही हैं कि दिल्ली मॉडल पहाड़ों में कैसे चलेगा, दिल्ली मॉडल के सहारे लोक लुभावन नारे देकर के केजरीवाल और उनकी पूरी टीम कैसे जीतेगी। भीड़ जुटाना अलग बात है, भीड़ तो अखिलेश यादव भी जुटाए थे खूब 2017 में, बुरी तरह से हारे। मायावती की रैलियों में भीड़ जुटती थी, बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस की रैलियों में खूब भीड़ जुटती थी, बुरी तरह से हार गई। तो भीड़ पर क्या हम लोग आकलन करें सर, या कुछ है बताने के लिए? जमीनी हकीकत क्या है? आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत उत्तराखंड में क्या है? जैसे दिल्ली का दिखता है, क्या उत्तराखंड में दिखेगा? ऐसा नहीं है कि दिल्ली का भूभाग और पहाड़ का भूभाग अलग अलग है। हमने जो व्यवस्थाएं करनी है, जो सुविधाएं देनी है, जो हॉस्पिटल बनाने, जो स्कूल बनाने, वो गाँव में बनाने, कोई जंगल में नहीं बनाने। मानता हूँ कि 65% भूभाग हमारा जो है फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन इसमें कई नीतियां हैं, जैसे हमने कहा कि हम देवभूमि उत्तराखंड को जो है हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो उसमें हम पर्यटन और रोजगार को जोड़ने के लिए हमने एक खाका बनाया है। उसके साथ साथ ही चलिए सर, अब खाका होका के तो सब बाद में बनाते रहिएगा, महीने भर का वक्त है। महीने भर में मुझे तो ऐसा लगता है, संजीव कौशिक जी मेरी बात से सहमत हो सकते हैं थोड़ी देर के बाद, मुझे लगता है अब माहौल बनाने का वक्त है। अब ये वक्त नहीं है
ये वक्त नहीं कि कौन क्या खाका खींचेगा, किसका क्या रोड मैप है। क्या संदीप कौशिक जी, अब तो माहौल बनाने का वक्त आ गया। जो जितना बेहतर माहौल बनाएगा उसी की जीत होगी, जनता उसकी तरफ जाएगी। क्या संजीव जी, मेरी बात से सहमत आप हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। और मूल बात यही है कि अब राजनीतिक पार्टियों ने, एक की बात मैं नहीं कर रहा, सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जो खाका बनाना है वो बना चुके हैं। कैसे लोगों के बीच में कनेक्ट होना है और कैसे लोगों के बीच में जाए। अब इसमें जो चुनाव आयोग की, इसलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो एक अड़चन लगाई है कि आप लोगों को रैलियां नहीं करनी है। राजनीतिक दलों के लिए अपने शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा माध्यम यही होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के लोग हो। तो ये पार्टियों पर लगाम लगने के बाद में अब सोशल मीडिया या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि अन्य पार्टियों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे ज्यादा माहिर है। चाहे जिस तरह से उसने अपने मीडिया वार का स्थापित कर लिया हो, या जितने मजबूती के साथ वो इस फील्ड में अपना हाथ पांव पहले से ही मार रही है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारी लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके कई राज्य, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में बीजेपी की पहले से सरकार है और सबसे ज्यादा दांव पर किसी का भविष्य लगा है तो बीजेपी का। 2 बड़े राज्य इसमें मतलब संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए समीकरण में बहुत कुछ बदलाव होने की गुंजाइश कम है। अगर हो गया तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो गुंजाइश ऊपर नीचे होने का बहुत ही कम चांस है। मतलब समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस की गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है। अगर हो जाए तो अलग बात है, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, कश्यप जी हो सकता है नाराज हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से उत्तराखंड का मूड और मिजाज है, आप जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कि वहाँ मुख्यमंत्री भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। चलिए बिल्कुल। अच्छा संजीव जी, एक ब्रेक लेंगे, फिर मैं आऊंगा सर। एक ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। इसके बाद डिबेट पूरी तरह से ओपन है। किसी को अगर किसी की बात बुरी लगी, हाथ खड़ा करके काउंटर कीजिए या डायरेक्ट काउंटर भी कर सकते हैं। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सभी पार्टियां जीत के अपने अपने दावे कर रही है। अलग अलग रणनीति सभी पार्टियों की पहले बनी हुई थी, उस रणनीति पर बहुत सारा काम हो चुका है। अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, तो अब नई रणनीति के हिसाब से महीने भर जमकर जनता को अपने फेवर में करने की कोशिश होगी। कौन पार्टी आगे निकलेगी, नहीं निकलेगी, ये आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। आते हैं इस वक्त शरद जी के पास आते हैं। शरद जी, एक बात बताएं, आकलन करना, मैं आकलन नहीं कर रहा हूं कि कौन पार्टी आगे निकल जाएगी, पीछे हो जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना अगर नहीं होता, विदाउट कोरोना अगर ये इलेक्शन होता, चुनावी रैलियां होती, जनसभाएं होती, सब कुछ जो हमेशा होता, अमूमन होता रहा है, उस वक्त भी एक अलग तरह के माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। इस वक्त भी एक अलग तरह के माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। और इमीडिएट सिचुएशंस जो आते हैं 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, चुनाव से पहले, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वोटिंग उसी इमीडिएट सिचुएशंस पर बनती है। क्या लगता है, बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में है सारी चीज़ें? और क्यों फेवर में? आपने कुछ काम किया इसके लिए? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 4 साल में, वो काम लोगों ने पिछले 70 साल में नहीं किया। डिबेट आप किसी चीज में ले लीजिए, हम 1/3 की बात कर रहे हैं। बहस वहां हो जिसने 1/3 से ज्यादा काम किया हो, 1/3 से ज्यादा सड़कें बनाई हो। हमने 250 किलोमीटर, 450 किलोमीटर सड़कें सपा बसपा ने मिलकर बनाई है, और हमने 650 किलोमीटर सड़क बनाई है। प्रमाण तो दें भाई, आपने कितना विकास किया है। पहली चीज, कोविड-19 की अगर आज चर्चा की जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना काल में आपने कितनी सुख सुविधाएं दी, जबकि देश के साहूकार ने चंदा दिया, देश के गरीब ने चंदा दिया, देश के खिलाड़ियों ने चंदा दिया, और इंडिया वॉइस चैनल ने भी चंदा देने का काम आप लोगों को किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसके 1 वर्ष के कार्यकाल में आपने कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगाया, कौन सा आपने बेड दिलाया, किसको ऑक्सीजन दिलाने का काम किया, कौन सी ऐसी सुख सुविधाएं देने का काम किया, जरा बताया जाए तो मैं समझता हूं देश और दुनिया सुनेगी। नहीं, इंडिया वॉइस कहां से आ गया सुधाकर जी? इंडिया वॉइस का नाम आपने लिया, हम लोग चंदा नहीं देते भाई साहब। नहीं, उसमें सहयोग सभी देते। नहीं, हम लोग चंदा नहीं देते। उसके लिए सभी ने इसको आप करेक्ट कीजिए ना, इसको करेक्ट कीजिए। हम लोग चंदा नहीं देते किसी को, ना चंदा किसी से लेते हैं। हम लोग खबर दिखाते सर। देश और दुनिया आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, मैं आपको बता दूं लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या? 2 एम्स बने उत्तर प्रदेश में,
70 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास किया जा चुका है, जिनमें से 9 चालू हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण हो चुका है। नहीं, उत्तर प्रदेश तो में हुआ है। मैं आप माननीय सुन लीजिए, यादव जी के द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को आप जो बीच सुन में रह गई लीजिए। थी, उनका रिबन काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम बता दे रहे हैं सुधाकर जी, आपको, सुन तो लीजिए। 100 नंबर नहीं, मैं आप आपको समझ बता रहे रहा हूं, मैं द्विवेदी आपको जी, बता हम रहा आपकी हूं। बात से सहमत नहीं हो पाएंगे, सुनेंगे आप तब, क्योंकि हमें ये पता चले कि आपके उत्तर प्रदेश में 100 डायल सुरक्षा पुलिस किसने देने का काम किया, और आपने सरेआम उसका नाम 112 रखने का काम किया। बताइए किसने रखा नाम उसका? मैं पहले जो आपने पहला प्रश्न नहीं, किया, मैं उसका इसका जवाब नहीं, मैं किसका आपको जवाब वो देना चीज बता दिखा दीजिए, मैं रहा उसका हूं, जवाब जो दूंगा। आप पारदर्शिता काउंटर है, कर जो सकती हैं। सामने है। चार नहीं, जो सामने चीज है उसकी मैं बात आपसे कर रहा हूं कि 100 नंबर 100 डायल आदरणीय आपने यादव जी ने पहले- लॉन्च करी, पहले और आपने उसका 112 नाम रखा। क्यों पहले क्या 112 रखने से उसके टायर और डीजल दे दिया आपने उसे? उसके टायर तक के आपकी सरकार पे बदलवाए नहीं गए, डीजल की व्यवस्था समय से सुचारू नहीं हो पा रही। और अगर देखा जाए, बताइए जो शरद जी। एम्बुलेंस है, जो ये एम्बुलेंस मौके पे है, हाँ, ये सुनिए गौरीशंकर जी, जो जी। आज एम्बुलेंस मौके पे 108 नंबर अखिलेश यादव जी ने दी थी, आज उनका आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि उसके कर्मचारियों को वेतन तक उत्तर प्रदेश सरकार वहन नहीं कर पा रही, दे नहीं पा रही है, वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। क्यों भाई? आपके सरकार में किसान बैठा, आपके इनकी सरकार सिर्फ महिला विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है। आप बताइए कि आपके कार्यकाल में किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा इतने दिन क्यों? सिर्फ ये सरकार है, इनके पास कोई डाटा नहीं कि अब तक कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस खुलवाए हैं, कितने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक संस्था खुले से बच्चे जॉब कर सके हैं। आपके कार्यकाल में सारा डेवलपमेंट रायबरेली में हुआ था, और सड़क रायबरेली तक बनी, रायबरेली के आगे इलाहाबाद तक सड़क नहीं बन पाई, क्योंकि आपको खाली अपनी क्षेत्र डेवलप करना था, आपको कहीं उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ रायबरेली तक सड़क बनी, रायबरेली के आगे सड़क बननी बंद होगी, उसके आगे आप रास्ता भूल गए। उत्तर प्रदेश से इसीलिए आपको एक तरफा टिकट कटवा के यहाँ से केरला भेज दिया गया। आप उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, अत्याचार आप कहीं लड़ाई में नहीं है। अच्छा, नहीं, शरद जी, अस्तित्व नहीं है उत्तर शरद प्रदेश जी, में। शरद जी, ठीक है। राशिदा, आपने जो सवाल उठाया उसका मुझे लगता है शरद जी ने जवाब दे दिया है। शरद जी, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं सुधाकर सिंह कश्यप जी, उन सवालों का जवाब कैसे देंगे? तो बताइए ना, जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि सारा डेवलपमेंट, सारी योजनाएं, जितनी भी चीजें भी बनी थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनी थी, आप लोग की सरकार आई, नहीं, बस गौरीशंकर आप जी, लोग हमने बस ये फीता नहीं काट कहा। रहे हो, कोई काम हमने नहीं ये कर कहा रहे हो। कि बताइए कि 108 एम्बुलेंस किसने देने का काम किया देश और प्रदेश की जनता के लिए? आपके बीच में 100 डायल सुरक्षा किसने देने का काम किया? कन्या विद्या धन देने का किसने काम किया? आप बताइए, बेरोजगारी भत्ता देने का किसने काम किया? लैपटॉप बच्चों को देने का किसने काम किया? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस गरीब को, किस नौजवान को रोजगार मिला? किस गरीब को लैपटॉप देने का काम किया? लोग युवाओं बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी का सच आज प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है। आप ही के सामने में बताना चाहता हूं, आपके सामने में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है, और जिसने आज भी बिजली की यूनिट, आज भी किसानों के बिजली की यूनिट तब घटाने का काम किया है। पहले आपके पास ही मौका था भाई साहब, आपके पास ही मौका था, आपके पास ही मौका था सुधाकर जी। भाई आप बताइए, पिछले सुधाकर जी, आपके पास ही मौका था, अगर आप कर दिए होते ना, कर दिए होते तो बिजली पर इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती। संजीव जी, मैं आ रहा हूँ, संजीव जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, आज रेट घटाने की अगर जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी तो क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि आज रेट घटाने की जनता को क्यों जरूरत पड़ी है। भाई आप बताइए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने डीजल का रेट बढ़ा दिया, आपने तेल का, सरसों का तेल, जो गरीब व्यक्ति अपने घर का चूल्हा चलाता है, उस गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम, और 200 रुपए पर लीटर सरसों का तेल बेचने का काम कर दिया। आपने विद्युत का रेट बढ़ाने का काम कर दिया। आपने रसोई गैस, आपने एक उज्ज्वला योजना चलाई थी, उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपने लोगों को, गरीबों को सिलेंडर बंटवा दिया। बहुत अच्छी बात, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूँ, 300 रुपए, मैं इसका जवाब लेता हूँ सुधाकर जी, मैं इसका जवाब लेता हूँ। एक आज आपने सुधाकर कश्यप जी, सुधाकर कश्यप जी, मैं इसका जवाब लेता हूँ, इसका जवाब मैं ले रहा हूँ। भाई साहब सुनिए तो, देख रही है, हाँ सुनिए तो, सुधाकर जी, जनता ये भी देख रही है, जनता भी देख रही है कि लगातार बोले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे राशिदा जी, सुधाकर जी, मैं क्यों बैठा हूं, मेरी क्या जरूरत है? फिर रुकिए थोड़ा सा, संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी,
ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म तो हो नहीं सकता है। सरकार चाहे कितना भी बेहतर काम कर दे या ना करे, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काम हुआ नहीं हुआ, बीजेपी के कार्यकाल में काम हुआ या नहीं हुआ, जनता इस बात को तय करेगी। जनता को कहां पर क्या चीजें क्लिक करेगी कोई किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे इतना जानना है कि जो बाकायदा कश्यप साहब की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इसका जो जवाब शरद जी दो गौरीशंकर जी, पारदर्शिता मौके पे आप देखिए, हाँ। मौके पे आप देखिए, हाँ। कि आपकी देखती आंखों 100 डायल अखिलेश यादव जी ने चलाई या नहीं चलाई, अरे इन्होंने उसका नाम बदला या नहीं बदला, संजीव कौशिक, नाम बदला या नहीं बदला। मैं आ रहा हूं सर, संजीव कौशिक अच्छी बात कहेंगे, मैं संजीव बहुत अच्छा परिचित हूं। हाँ मैं आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, समाज की 17 जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने जब कश्यप महासम्मेलन मुजफ्फरनगर में हो जाता है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नजर आया कि कश्यप समाज चला गया, तो इन्होंने गुमराह करके समाज के लोगों को लखनऊ में बुलाया और उन्हें कहा गया कि हम तुमको आरक्षण देंगे। बताइए किसको आरक्षण मिला? कश्यप समाज को। भारतीय जनता पार्टी ने, गौरीशंकर जी आधा सेकंड लेना चाहूंगा, आधा सेकंड लेना चाहूंगा भाई साहब आपसे भी, संजीव जी आपसे भी निवेदन है, कौशिक जी आधा सेकंड मुझे आप बताइए, वर्ष 2018 में आप ही के बाबा मुख्यमंत्री जी आधा सेकंड हो गया सर, आदेश दिया था कश्यप समाज आधा सेकंड तो खत्म हो गया सर, अनुसूचित जाति में जोड़ा जाएगा। आप देखिए, बताइए कहां किसको जोड़ा गया? मैं संजीव कौशिक के पास आ रहा हूं, एक मिनट। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, क्या कश्यप साहब जो उठा रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं, क्या इन बातों का चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? जनता के जनमानस पे कोई फर्क पड़ेगा या फिर योगी के विकास मॉडल का ज्यादा फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा एक तुलनात्मक, एक राजनीतिक है ना समझ अगर बढ़ाने की कोशिश करें तो क्या लग रहा है? गौरीशंकर जी, हमने बात अपनी शुरू की थी लेकिन आधी अधूरी बात रह गई जी, है। पूरा कर दीजिए पूरा। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जी, बड़े भाई कहिए। 5 राज्यों के जो चुनाव अभी सामने दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कोई यदि खतरे पर है या सबसे ज्यादा किसी के लिए चुनौती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 4 राज्यों में उसकी सरकार है। उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पर उसे बचानी है और उत्तराखंड में स्थिति सामान्य नहीं दिखाई दे रही है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 महीनों में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण अचानक बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले जितना आश्वस्त थी आज के डेट में वो नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से घेरा है कई मुद्दों पे, आप इसका नतीजा देख सकते हैं कि आदरणीय योगी जी का भी स्वर बदला हुआ आपको दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी यदि योगी जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की जो धारा बहाई है उसके आधार पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में भी इतने बड़े महापुरुष होने के बावजूद यदि योगी जी के बदले मोदी जी के चेहरे को आगे किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इससे कुछ न कुछ निहितार्थ है। क्यों शरद जी, मैं बड़ा अच्छा चीज आपने उठाया संजीव कौशिक। ये क्या है, ये बीजेपी की क्या इसे कहा जाएगा शरद जी, मजबूरी है या वाकई में बीजेपी को समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में जब इतनी भीड़ जुट रही है इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है, लोगों का एक माइंडसेट जो है चेंज हो रहा है। आप माने तो योगी एक मिनट सवाल सुने, अगर योगी की विकास मॉडल पर भरोसा है आप लोगों को तो फिर दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में फिर डेरा डलवाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं इसी की बात कर रहा था, मैं इसी बात पे आ रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में यदि सुनने या मोदी जी को सुनने बहुत सारे लोग बिल्कुल समझ गया सर। संजीव कौशिक जी इस सवाल का जवाब मैं इनसे लेना चाह रहा था। शरद जी बात पूरी कीजिए। केंद्रीय नेतृत्व जो है जनता के बीच में जाता है, पहले भी जाता था, अब भी जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में भी जाते हैं चुनाव में के दौरान। ये एक आम सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व जाता है और ये डबल इंजन की सरकार है। नहीं, जैसे बात ठीक है, आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुनना नहीं चाहते। बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान 1 साल बैठा रहा। अरे आप सुन तो लीजिए, अब अगर आप सुनना ही नहीं 4 चाहते। महीने 18 दिन बैठा था, कोई नहीं पूछा, और आज जो है 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रास्ता रोक दिया जाता है तो बताया जाता है कि हम पर अटैक हो रहा है। कहां नहीं, तो प्रधानमंत्री की जो आपने तो 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, आपको तो सबसे ज्यादा जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री की रक्षा कितनी जरूरी है, कितनी अहम है। और आपके नेता जो है वो कह रहे हैं वहां मजाक बना रहे हैं। कीजिए, अब आया जो हाउस द जोश, आपके नेता ये पूछ रहे हैं कि हाउस द जोश।
जिस पार्टी ने 50 साल देश में शासन किया है वो पार्टी अगर इस तरह का मजाक कर रही है तो शर्म आती है हम लोगों को। कितने किसान मर चुके हैं, उसका कोई हिसाब आपके पास है? नहीं कहिएगा, शहीद हुए हैं किसान। किसान कह रही हैं किसान आपके राज्य में मर्सिडीज में घूमते थे, किसान मर्सिडीज में घूमा करते थे आपके राज्य में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। ये एकदम से किसान गरीब हो गया, पिछले 3-4 साल में किसान गरीब हो गया। चलिए सर, चलिए कोई बात नहीं राशिदा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसानों का मसला कांग्रेस पार्टी से निकल करके हश्र इसीलिए चिपकता जा रहा है, इसलिए किसानों कुछ नहीं हल्के में चीजों को ले रहे हैं। शिशुपाल रावत जी के पास आ रहे हैं। रावत साहब, उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है, जो अंदाजा आप लोग लगा रहे हैं कि तीसरा विकल्प देंगे, हरीश रावत का जोश आप देख रहे होंगे, किस उत्साह के साथ आजकल मीडिया से भी बात करते हैं, पूरे उत्साह में रहते हैं कि जीत तो हमारी ही होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सीएम धामी से लेकर के मदन कौशिक और जितने भी बड़े नेता हैं, सभी का उत्साह वहाँ पर भरपूर है। आप लोगों का उत्साह भरपूर है, तारीखों का ऐलान हो गया है। अब जो है सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त आम आदमी पार्टी को क्या लग रही है कि उत्तराखंड में अब क्या किया जाए, उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए। आम आदमी पार्टी को अब हर लोग जानने लगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जमीन के लोगों से उनका जुड़ना अभी बाकी रह गया। जुड़ने का काम किया कुछ आप लोगों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करने वाले लोग हैं। पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। काउंटर कोई भी कर सकता है, ओपन है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये हमने उत्तराखंड में भी दिखाया, ये हमने उत्तर प्रदेश में भी दिखाया। जब मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के स्कूलों की हालत देखने आए, उसके बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के विभागों ने शिक्षा में बजट देने का काम किया। जहां तक बात रही, अभी मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट में चिल्ला रहे थे, इनको करोड़ों लोग देख रहे हैं। हम आप भी कह रहे हैं आपसे, नहीं आप बोल रहे हैं, पार्टी दूसरा आदमी चिल्ला रहा है, आप बोल रहे हैं, दूसरा आदमी चिल्ला रहा है। अगर कोई अपनी बात रख दे रहा है और आपका सम्मान कर दे रहा है तो आप उसे चिल्लाना कहेंगे। की नीति पे आएगी। मतलब सम्मान क्या हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं। सुधाकर जी, सम्मान करने का मतलब क्या हुआ? क्या आम आदमी पार्टी को भी सम्मान करने की जरूरत पड़ेगी? आम आदमी पार्टी को तो हम लोग अब जानते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, आज आम आदमी पार्टी जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी वाला है, वो व्यवस्थाएं चाहता है। उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार चाहिए, न कि आपके मंदिर मस्जिद की बात चाहिए, न आपकी जातीय समीकरण की बात चाहिए। अभी जो है कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि फला जाति के वहां रहते, फला जाति को वहां रहते। हम चैलेंज से कह रहे हैं, अगर आम आदमी की सरकार कहीं भी बनेगी तो उसे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, सबको मिलने का काम होगा। और परिवर्तन होगा इस देश में, परिवर्तन होगा केजरीवाल जी के नेतृत्व में। इस देश का भविष्य सिर्फ केजरीवाल जी है, ये आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगर विकास का, अगर आपको पहिया घुमाना है तो केजरीवाल जी की नीतियों को आपको अपनाना पड़ेगा। का पहिया बढ़ाना है, अखिलेश यादव जी को लाना है, वास्तविकता तो ये कहिए। जी नहीं, और ये संजय जी ऑलरेडी कह चुके हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया है? अखिलेश यादव ने हमारे पैसे से इटावा में जाके जश्न मनाया है। क्या किया है? कोई काम गिनाइए तो उनके लिए। जितना भी हम गए थे, बुलाया गया था, हम लोग गए थे, हम लोग के पैसे से, हम लोग के पैसे से कर रहे थे मनोरंजन। और हमारे जितने एग्जाम हुए सब रद्द कराए। शंकर जी सही लोगों को बैठाओ जो प्रश्न का उत्तर माकूल दे सके। इनको तो अनावश्यक टीवी में चमकने की आदत है। नहीं, अगर गलत है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो राशिदा भी सवाल उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप गई थी। कह रही हूँ वैसे तो कांग्रेस भी कई ऐसी पार्टियां और बड़े बड़े समारोह करती जाती है, अभी नहीं जाते। मनाया गया है क्या क्या पब्लिक के लिए, बताइए मुझे। इसका जवाब दीजिए ना सुधाकर जी, दीजिए जवाब। कौन सा जश्न मनाया गया? राशिदा जी बोलिए जरा, अच्छे से खुल के बोलिए। मनाया गया कि नहीं गया? आप मुझे बताइए, मुझे बनाया गया कि नहीं बनाया गया? हम गए जाने के, आप तो गए थे ना, आप तो बहुत खास थे वहाँ के। आपने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर? मुझे गिनाइए कोई एक काम। जितनी वैकेंसी की सब कराइए, जितनी वैकेंसी की सब यादों को भरी है। बेरोजगार को आपने रोजगार दे दिया है, सब इस समय रोड पे है। आपकी सरकार में भी और बीजेपी सरकार में भी ये दोनों सरकार है और जनता इन दोनों सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। इनको क्या पहले से पढ़ा के बैठा रखा है कि अगर कोई डिबेट में बोले तो उसको जो है बोलने नहीं देना है?
सुनना आप नहीं बोलने है। दे रहे किसी को, आप क्या बोलने दे आदरणीय रहे राहुल हैं? गांधी जी ने नहीं, पहले आप- से पाठ पढ़ा रखा है, नहीं, कल्लू सिंह आदरणीय प्रदेश राहुल अध्यक्ष जी ने गांधी पाठ पढ़ा राहुल रखा है आपको, गांधी ये ने कि पढ़ाया बोलते हो रहना। चाहे नहीं पढ़ाया हो, आप भी तो इस तरह से बोल रहे हैं। आपको भी क्या लहजा आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, कैसे बात लेकिन करी लेकिन जाती है? सुधाकर समझाने की आदत- जी, ये मजाक आप का किस तरह विषय से बात नहीं कर रहे है। हैं? अगर कोई भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी का हो, सवाल उठा रहा है तो बाकायदा बहुत ही मर्यादित ढंग से उसका जवाब देने की जरूरत है आपको। आपका ये लैंग्वेज कहना बोलने कि का आप दौर गई नहीं है, थी, क्या बोल रहे नहीं हैं? गई थी, चमकाने की उनके आदत है, सवाल का इनके ये घर जवाब में नहीं होता। चमकाई जाती मैं है शरद जी क्या? के पास आता हूँ। शरद जी एक बात बताएं, क्या लग रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का रैलियों में भीड़ को देखते हुए? हारी समाजवादी हुई पार्टी पार्टी के है। हर शब्द हर वाक्य में एक आजकल एक अलग तरह का ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि जितना तो हमें ही है। तो फिर बीजेपी जो दावे कर रही है उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग भी कह रहे हैं ना 350 से ऊपर लाएंगे, ये लोग कह रहे हैं 403 में 401 402 लाएंगे। आज कहेंगे थोड़ी देर के बाद सुधाकर जी। ये थोड़ा सा मुझे इस अंतर को एक पत्रकार को समझाइए, मैं कैसे समझूं इस आंकड़े को? सुधाकर जी की अगर आदेश हो तो मैं बोल सकूं। नहीं, आदेश नहीं सर, एक कॉन्वर्सेशन है, इजाजत देखिए, लेने की मैं- जरूरत नहीं यहाँ पर। देखिए, किसी को बुरा लगेगा, बीच में कूदेगा वो। हम लोगों ने जो काम किया है वो जनता के सामने है। आपने देखा कि पिछली सरकारों में क्या काम हुआ था, किस तरह गुंडागर्दी थी, किस तरह अराजकता थी, किस तरह लूट थी। ये सारे के सारे सबसे पहला काम हमारा था कि अंकुश लगाना, जो निरंकुश अपराध चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस पर अंकुश लगाना। उसके बाद हम लोगों को सफाई करनी थी, जो घूसखोरी, सूदखोरी, मुनाफाखोरी, जो आपके भू माफिया, खनन माफिया, पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया था, इनको हमने शांत किया। अब जो है उसके बाद विकास का काम शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मेट्रो उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, 10 हवाई अड्डे राष्ट्रीय बन रहे हैं, 7 हवा पट्टियां बन रही हैं, मैं ये कहना चाहता और हूं कि 650 अगर आपकी सरकार में इतनी सारी मैंने बातें आपसे आप सुना रहे हैं, तो मैं जानना आपसे- चाहता हूं कि हाथरस की दलित बेटी पहले- के साथ पहले मैंने ऐसा आपसे कृत अपराध आदेश- हुआ जो उसको रातों पहले रात मैंने मिट्टी का आपसे तेल आज्ञा ली छिड़क थी कि के- मैं बोल I सकता have हूँ। one question. पहले I have सबसे one पहले question. मैंने आपसे आज्ञा ली थी, मैं अगर आप have one बोलने question. देना चाहें तो मैं बोलूं। तो I हम have लोगों one ने जो question. विकास का कार्य किया है वो जनता के सामने है। मैं आप बता पश्चिमी रही हूँ, उत्तर प्रदेश विकास देख लीजिए, बता रही हूँ। पूर्वांचल देख Let लीजिए, me- राशि- let me राशि- complete my sentence. आप राशिदा जी बुंदेलखंड रुकिए देख तो, लीजिए, कांग्रेस कौन सा कांग्रेस क्षेत्र की है बात जो आप छूटा नहीं है? करती हो। आपको हर जगह उंगली उठाने की जरूरत पड़ जाती है, कांग्रेस- समाजवादी पार्टी के कांग्रेस खिलाफ तो बात है ही करना, नहीं। बीजेपी के खिलाफ बात करना। अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए ना राशिदा जी। आप जब अपनी पार्टी देश का पार्टी के संघर्ष बारे में चीन एक के शब्द साथ नहीं होता है, बोलते हो। तो आप चीन मैं के बोल रही राजदूत से हूँ, बात बोलने करते का हैं। मौका लेकिन दीजिए, उंगली तो हर मैं जगह बोल रही उठाना हूँ। है, चाहे मैं- समाजवादी पार्टी का मैं प्रवक्ता बोल रही बोले हूँ, तब बोलने का मौका भी, दीजिए। बीजेपी का जिस तब भी, आम सरकार आदमी को पार्टी हमने का देखा तब है, भी। इसीलिए तो हम जिस हंस रहे थे। सरकार अब आम आदमी की पार्टी के हमने प्रवक्ता है ना हरकतों को बैठे, हर देखा जगह है, उंगली तो नहीं उठा रहे हैं वो। उनको जो जिस कहना है अपने जगह- हिसाब से बात नहीं, करते हैं। इन्होंने सर जी- जो कहा, हाँ। इन्होंने जो कहा कि हम माफियों को खत्म कर दिए, गुंडागर्दी खत्म करती। टेनी जो अजय कुमार टेनी थे, उनको अपने बगल में घूम रहे थे, वो अपने बगल में लेके बैठे हुए सारे थे। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। नहीं, जब बिल्कुल, एक कांग्रेस जब पार्टी जवाब मेरे सत्ता पास उठा रही है, जब मेरे पास 48 में जवाब जीत आगे क्या बढ़ हुआ? रही है। आप लोग तो कॉन्ट्रोवर्सी मैं चल रहा है। जवाब जीजा जी देता तक हूँ। मैं तो किसी को कोई रोक ही नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है नहीं, हम जिसमें तो एक कांग्रेस गौरीशंकर सरकार जी का किसी को रोक ही नहीं रहा है। सुनिए एक सेकंड, हर गौरी स्कैम शंकर में जी, कांग्रेस है। हम एक पारदर्शिता के साथ एक बात लास्ट बोलिए, अपनी बोलिए। पूछना चाहते हैं। बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कश्यप समाज की 17 जातियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2018 में एक शासन आदेश जारी किया था कि कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाता है और इनके प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। मैं आदरणीय अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस 17 जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से सपोर्ट करने के बावजूद एक मुकाम दिया, उस सरकार ने उन लोगों को क्या दिया? जहां संजय निषाद की बात अगर की जाए तो संजय निषाद जी का सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ है। उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने सांसद बना दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिया, उनको विधान परिषद दे दिया संजय जी को। तो क्या वो पूरे समाज के कोई इस तरीके से पूरे समाज के मालिक थोड़ी हो जाएंगे कि वो पूरे समाज को भारतीय जनता पार्टी को दे? लेकिन मुझे जानना चाहता हूं, आज सिर्फ एक ही प्रश्न है। सुधाकर जाति पाति से ऊपर नहीं, उठिए ना। 17 जाति कहाँ तो आप लोग नहीं, कहते अहम हो है। धर्म के नहीं, नहीं, आधार आप पर, उसका जाति उत्तर के मुझे आधार दीजिए। पर नहीं, गौरीशंकर जी प्लीज, इसके बाद मैं यहाँ आपसे पे हाथ जोड़ कश्यप के, यादव, आपके कश्यप चैनल यादव, में ब्राह्मण, आपसे हाथ जोड़ हर के जगह निवेदन पे कर आप रहा लोग हूँ जो है, हर कि चीजों मुझे के सवाल जवाब देते हो। जातियों के समाज के लोगों के साथ जो छल किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरे चलिए, को थोड़ा समय कम है। उत्तर जरूर दिलवाइए। इसका उत्तर जरूर मिलेगा आपको, लेकिन समय कम है।
संजीव इसलिए कौशिक जो से है कि अच्छा शिक्षा, एक सवाल अच्छे पूछूंगा। रुकिए एक स्वास्थ्य मिनट, कोई रावत साहब मिलेगा। रुकिए सर, रुकिए। संजीव भाई कौशिक जी, क्यों कहा गया कि संजीव हम कौशिक आपको जी, आरक्षण दे रहे हैं? एक मिनट सुनिए ना, सब समाज की 17 आपके सवाल का जातियों को जवाब क्यों मिलेगा। कहा गया? आपके सवाल का भारतीय जवाब, जनता पार्टी के आदरणीय आपके सवाल का मुख्यमंत्री जवाब जी ने मिलेगा। क्यों सुनिए कहा तो, और सुनिए कहा तो। तो क्यों नहीं दिया? तो हम तो ये संजीव जानना कौशिक चाह रहे जी, हैं। संजीव कौशिक जी, समय कम हो गया। संजीव कौशिक जी एक बात बताएं, ये वही सवाल है कि सब कुछ अपने अपने सब लोगों की दावेदारी है, जीत के दावे, मैं जीतूंगा, ये सारी चीजें। 1 मिनट का समय रह गया सर, मुझे 1 मिनट में एक 2 3 4 वाक्यों में बता दीजिए कि इस बार यूपी चुनाव में क्या होना है सर, बताइए सर। देखिए गौरशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी इसमें मैक्सिमम रिस्क पे है। कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आश्वस्त थी कि नहीं मेरी पुनः वापसी हो रही है, सपा समाजवादी पार्टी ने उसको पीछे से एक तरह से खदेड़ना जिसको बोलते हैं वो खदेड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे कम रिस्क कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, प्लस होगा, कांग्रेस पार्टी फायदे में रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परेशान अभी दिखाई दे रही है, यूपी में सत्ता बचाना, क्योंकि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का काबिज रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, नेताओं ने जिस तरह से इस पार्टी को या उत्तर प्रदेश की सरकार को सपोर्ट किया है, और लग रहा है एक तरह से यही जीत 24 का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए पूरी तरह से जिस तरह से ताकत झोंकी जा रही है, यह दर्शाने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने बहुत कमजोर है, जिसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम। चलिए ठीक है सर, आप सभी यहाँ पर आए, वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।